नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कम से कम एक हफ्ते तक पाकिस्तान की हुकूमत, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत हिचकिचाहट का मुजाहरा करती रही एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन से निपटने के हवाले से। पंजाब में एक हफ्ते तक हुकूमत, अगर हम वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को देखें, गुज़िश्ता संडे की हम उनकी प्रेस ब्रीफिंग देखें और फिर सोमवार की उनकी प्रेस ब्रीफिंग देखें, तो ऐसा नहीं लगता था कि शेख रशीद साहब जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, नरम अल्फाज, एहतराम के अल्फाज, तमीज़ के अल्फाज, बहुत ही डेफरेंस उसमें थी। ऐसा लगता था कि वो किसी बैनुल अक़वामी ताकत के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, शायद चीन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, तुर्की के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि पंजाब की एक बैंड कालादम उससे इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो डील कर रहे हैं या नेगोशिएट कर रहे हैं। इतने वो खौफज़दा लग रहे थे। लेकिन एक दिन पहले हुकूमत ने बहरहाल अपने एक्ट को सीधा किया और उसके बाद फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने बहुत सख्त पोजीशन अख्तियार की, जब उन्होंने कहा कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान में सड़कों को बंद करे। ये कोई मजाक है कि बार बार आप आके सड़कों, और रियासत इस पर किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। उसके बाद से हम मसलसल देख रहे हैं कि रियासत सख्ती का मुजाहरा भी कर रही है, लेकिन बहरहाल एक कॉशस तरीके से रियासत चल रही है। रियासत का मुतालबा हुकूमत का यही है कि लोग पहले अपने घरों को लौट जाएं, उसके बाद इनके लीडरान की रिहाई की बात जो है वो की जा सकती है। सूरत हाल क्लियर भी नहीं है। हमें ज़रूर पता चल रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड के मुख्तलिफ छोटे शहरों में पुलिस और इन मुजाहिरीन के दरमियान में जो इस कालादम ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसमें झड़पें हो रही हैं। कम से कम जो प्रिंट में है कि 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। ये मालूम नहीं कि कालादम ऑर्गेनाइजेशन के दावे तो बहुत हैं कि कितने लोग जो हैं उनके हलाक हुए हैं। मुझे यहीं से मैं बात का आगाज़ करूँगा। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन जनाब फ़ारूक हबीब साहब। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए मंसूर अली खान साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, कमेंटेटर हैं। सईद काजी साहब पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलम्स हैं, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे लाहौर से एक वीडियो लिंक के ज़रिए। फ़ारूक हबीब साहब, ये आपकी हुकूमत पहला पूरा एक हफ़्ता जो हिचकिचाहट करती रही, नरमी का मुजाहरा करती रही, पहले तो जो है वो एक पोजीशन जो है बड़ी क्लैरिफाई हो जानी चाहिए कि वो लोग जो कि बैंड आउटफुट हैं और जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, तोड़ फोड़ की है, जिन्होंने 4 पुलिस वालों को स्ट्रेट फायरिंग करके उनको शहीद किया है, उनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है। बहुत सारे लोगों की टांगें टूट गई, किसी का बाजू टूट गया, 300 के करीब पुलिस वाले किसी का जो है वो सर फोड़ दिया गया और 300 के करीब जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उसके बाद और जब आप असला लेके अपने प्रोटेस्ट में हो, जो पुरअमन एहतजाज होते हैं उनके अंदर कभी भी तशद्दुद नहीं होता, तोड़ फोड़ नहीं होती, रास्ते रोक के लोगों की ज़िंदगी को अजीरन जो है वो ऐसे नहीं बनाया जाता। हमेशा जो पुरअमन एहतजाज होते हैं उसके अंदर अगर रोड्स पे भी रैली हो तो वहाँ पर एम्बुलेंस को गुजरने के लिए, लोगों को रास्ता देने के लिए हमेशा वो ऑर्गेनाइजेशंस ही रास्ता बनाती हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप सड़क पर आ गए हैं, ये आपकी सेट डिमांड्स हैं, ये पूरी होंगी तो ठीक है, वरना आप जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, आप किसी कानून को नहीं मानेंगे, तो फिर उसके ऊपर एक बड़ी क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन जब तक रास्ते, हमने बुनियादी तौर के ऊपर जब तक रास्ते क्लियर नहीं होते, आपको मुज़ाकरात के लिए भी कुछ CBMs दरकार होते हैं, जब तक आप रास्ते नहीं क्लियर करते, जब तक आप जो है इस तोड़ फोड़ के अमल से पीछे नहीं हटते, तो फिर किस तरीके से जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा मामला ये है कि जो लोग कत्ल व गारत के अंदर शामिल हो चुके हैं, जिन लोगों ने पुलिस वालों को शहीद कर दिया है, जिन लोगों ने वहाँ पर असला उठाया हुआ है, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें, फुटेजेस, हर चीज़ मौजूद है। उनको कोई मावराए अदालत, मावराए कानून, किसी किस्म का जो है वो रिलीफ, तो इससे पहले हमेशा यही हुआ है कि बाद में माफ़ी हो जाती है सब। नहीं, देखें, माफ़ी ऐसे नहीं होती। मैं समझता हूँ अप्रैल में जब ये निकले थे फिर क्या हुआ? नहीं, जब अप्रैल में निकले वो लोग जो 6 पुलिस वालों को शहीद करने के अंदर शामिल थे, वो लोग जो कि ज़ख्मी करने वालों में से शामिल थे, उनके ऊपर FIR भी हुई थी, उनमें से किसी को रिहा नहीं किया गया था। और आप जेल में और इसके अलावा जो 4th शेड्यूल में लोग डाले गए हैं, 4th शेड्यूल का आपको पता है, पिछले हफ्ते कहा कि 4th शेड्यूल से लोगों को रिव्यू करके निकाल दें। ऐसे देखें, 4th शेड्यूल को निकालने का एक तरीकाकार होता है, उसकी बाकायदा अपील आती है। अपील में ये देखा जाता है कि इस बंदे का कंडक्ट क्या है, मौजूदा कंडक्ट क्या है उसका। और 4th शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि आप जेल में हैं। 4th शेड्यूल का मतलब ये है कि आपको शहर से बाहर जाने के लिए, कोई मूवमेंट करने के लिए उस मुतलका थाने को इतला देनी पड़ती है। और 4th शेड्यूल के लोगों के ऊपर फिर सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी नज़र रखती हैं, वो उनके ऑर्बिट के ऊपर होते हैं और उनको इस तरीके से फ्री मूवमेंट की इजाज़त नहीं होती। लिहाजा अगर किसी ने कोई नाम वहाँ भी निकालना है बाहर, तो वो होम सेक्रेटरी को अपील करता है, उसकी अपील के क्रेडेंशियल्स को देखा जाता है, फिर उसके ऊपर फैसला किया जाता है। उसका एक पूरा प्रोसेस, पूरा पैटर्न जो है वो एक मौजूद है। लेकिन यहाँ फिर मैं आपको कहूँगा
कि यहाँ पर जब आप किसी से को बातचीत कर रहे होते हैं, मुझे आप ये बताएं कि जब इनके बारे में पहली बार एक्शन लिया गया तो उस वक्त हुकूमत ने जो है वो सख्त तरीन एक्शन लिया, नज़रबंदियाँ भी हुई, इनकी जो लीडरशिप थी उनको कई महीने ये आपके इल्म में है कि जेल में रहे। जब लास्ट टाइम अप्रैल के अंदर ये डिसीजन किया गया तो उस माजी की चीज़ों को सामने रखते हुए डिसीजन किया गया था, और अभी भी जो उनकी एक डिमांड थी वो यही डिमांड थी ना कि आप जो है वो रिहा कर दें। अब रिहा आप कर दें, रिहा करने में मतलब ये है कि फिर आप उसी तरीके से लोगों की ज़िंदगी को यरगमाल बनाएं, रियासत को जो है वो आप हॉस्टेज करने की कोशिश करें। आप कैसे कर सकते हैं? इस वक्त का हिकमत अमली आपकी? देखें, हमने तो बुनियादी तौर के ऊपर अपनी पोजीशन जो है बड़ी क्लियर कर दी है। कल वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क को जो दरपेश सिक्योरिटी की सिचुएशन है उस हवाले से कौमी सलामती का इजलास भी बुला लिया है। उसमें कौमी सलामती के मुतलका तमाम इदारों के सरबराहान भी मौजूद होंगे। उसमें जो मौजूदा सूरत हाल है उसका जायज़ा भी लिया जाएगा, उसकी हिकमत अमली के ऊपर भी जो है वो एक वाज़ेह सूरत हाल जो है वो सामने आ जाएगी, और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर फिर अगला लाहे अमल जो है वो सामने आ मंसूर अली खान साहब, आपके ख्याल से, आपके एनालिसिस में इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? 2016 से अब 2021 हो गया, 5 बरस हैं, ये मसला रुकने का नाम नहीं लेता, हर बरस ही कुछ ना कुछ होता है, क्या करें इसका? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ पे डेफिनेशन की प्रॉब्लम है। हमें डर लगता है कि कहीं अगर हमने इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो ये ना हो इसका जो फॉल बैक आएगा, उसके बाद इसका जो रिएक्शन आएगा, हम उसको किस तरह कंट्रोल कर पाएंगे, हम हमारे वोट बैंक का क्या होगा, हम बाहर गलियों में जाके जब हमने कैंपेनिंग करनी होगी अगले इलेक्शन के लिए हम किस तरह करेंगे। तो ये एक ऐसा मजहबी सेक्टर है जिसको कोई हाथ लगाने से भी डरता है। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज इस सिलसिले में अगर कतरा रही है, तो जो हमारी पिछली दौरे हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, तो वो कोई इनसे ज्यादा दिलेर थी, उनकी भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही पोजीशन थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब लास्ट टाइम ऑपोजिशन में थी तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इस मामले को इंस्टिगेट किया जाए। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया था, एहसन इकबाल साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया था कि जी पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कत्ल गारतगिरी हो रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं, पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं, तो आप उसके ऊपर इस्तीफा दे दें। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लास्ट टाइम ये सब कुछ ना किया होता तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होता। आज भी मैं कम से कम, अगर तो नून लीग नहीं कर रही, जो अभी तक एज फार एज उनकी स्टेटेड जो ऑफिशियल पोजीशन है उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, तो आई थिंक इट्स गुड। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है, उनके लीडर्स टेलीविजन प्रोग्राम्स में, मंसूर जैसे मियां जावेद लतीफ साहब थे हमारे साथ, उनके जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं ना वो उसी किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जैसे तहरीक-ए-इंसाफ वाले दिया करते थे। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि जी ये जो कुछ भी रियासत कर रही है इनके खिलाफ ये गलत है और एहतजाज करना उनका हक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गलत हैं। अगर जो कोई भी इस वक्त स्टेट की रिट को जो चैलेंज कर रहा है, अगर उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। उससे ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि आज ऑपोजिशन ये कर रही है तो सब ठीक है। प्रॉब्लम जिस तरह आपने कहा था कि एक परमानेंट प्रॉब्लम है। आपकी रियासत ने घुटने टेक दिए थे 16 नवंबर 2020 को उस मुआहदे के अंदर, जहां पे आपने जब आज जाके शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी फ्रांस का सफीर तो है ही नहीं, तो भाई फ्रांस का सफीर तो 16 नवंबर 2020 को भी नहीं था। आपने क्यों उस मुआहदे के ऊपर साइन किया जब आप भी जानते थे, सब जानते थे कि यह मुमकिन नहीं है। उसके बाद फैसल वाडा साहब कल एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के कहते हैं जी इमरान खान साहब को, वजीर आजम को पता ही नहीं था कि इस किस्म का कोई मुआहदा जो है वो साइन हुआ है और उनकी नॉलेज में नहीं था। इज दिस अ जोक? ये मुल्क है या क्या है कि मुल्क के वजीर आजम को इस बात का नहीं पता कि एक मुआहदे के ऊपर साइन हो रहे हैं? कैन दैट एक्चुअली हैपन? दो फेडरल मिनिस्टर उसके ऊपर साइन करते हैं। अप्रैल में जाके एक और वजीर दाखिला आता है, मौजूदा वजीर दाखिला आता है, वो आके दोबारा साइन करता है उसके ऊपर। एक मुशीर दाखिला इसके अंदर इन्वॉल्व है और आप कह रहे हैं मुल्क के वजीर आजम को नहीं पता था। अगर आप इमरान खान साहब को इस सारी चीज में निकाल के साइड पे करना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब के केस में होता है कि इमरान खान साहब को बीच में से बिल्कुल निकाल दिया जाता है, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन फॉर गॉड सेक एटलीस्ट एक्सेप्ट कि आपने गलत किया। आज तो ये कह दें कि 16 नवंबर 2020 को जो हमने मुआहदा किया बहुत गलत किया, हमारी बेवकूफी थी, चलें आगे चलते हैं, चले आज के बाद हमारी जो रिट को चैलेंज करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और दैट गोज फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट टीएलपी। चाहे वो कल मौलाना फजलुर रहमान साहब जाके इस तरह धरना दे दें और कहे जी मुल्क का वजीर आजम इस्तीफा दे, चाहे वो नून लीग करे। ये 2014 में भी गलत था जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही थी, जब मौलाना फजलुर रहमान ने किया तब भी गलत था। आगे अगर ऑपोजिशन की पार्टियां ये हरकत करेंगी जाके तो तब भी गलत होगा। अच्छा,
मेरे साथ रहें। सईद काजी साहब, क्या आप समझते हैं कि तमाम सियासी जमातें, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब एक पेज पे आ गए हैं कि इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से सख्ती से निपटना है, इन्हें ड्रेन करना है, इन्हें ख़त्म करना है, इन्हें इनकरेज नहीं करना, या अभी भी वही दोगलापन है जिसके तहत पिछले कई वर्षों में अजीबोगरीब किस्म के बेतुके नॉन सेंसिकल इनके साथ एग्रीमेंट करते रहे फ्रांसीसी सफीर को निकालने की? देखिए डॉक्टर साहब, इसको मसले को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम इसकी अलामात, इस बीमारी की अगर ये एलमेंट है तो इसकी अलामात पे बहस करें या इसकी इटियोलॉजी पे बात करें कि क्या वी डू वांट टू हैव अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो इससे पहले, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे पैदा हुआ। इसको मैं माफी चाहता हूं, मेरा यही नुक्ता नजर है कि माजी के बगैर हाल नहीं होता और हाल के बगैर फ्यूचर नहीं होता। यहां आप एक्सट्रीमिज्म 80s में लेके आए और यहां आपने उसकी आबियारी की और उसको आपने सपोर्ट किया। उसके बाद वो चलता रहा, चलता चलता आगे आया। उसके बाद आप एक ऐसा माशी निज़ाम ले आए जिसमें आपने इस मुल्क के 65% नौजवानों को कहा कि हमने आपको नौकरियां नहीं देनी। उन्हें जहां जहां मिली वो चले गए, कुछ मदरसों में चले गए, कहीं और चले गए। ये तीसरी बात, आपकी पॉलिटिकल पार्टियों ने आवाम की सियासत को खत्म और रद्द कर दिया और वो पॉलिटिकल स्पेस कंसीड कर दी इन आउटफिट्स को, जो कि वो चूंकि वो नवाज शरीफ लिमिटेड कंपनी बन गई, आसिफ अली जरदारी लिमिटेड कंपनी बन गई, और जो लोगों को एंगेज करने के तरीके थे या वेलफेयर के तरीके थे कि ऐसे ट्रेंड्स को आप पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दें, उसको तर्क करके हमने अपना जो है वो कारोबार शुरू कर दिया कि लंदन में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कहीं मल खरीद लेते हैं, बच्चों को कुछ काम दुबई में ले देते हैं। चुनाचे ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। आपके जहन में कोई सलूशन है? मशहूर है वो उसमें देखिए जी, सोल्यूशन ये है कि ये कहना बंद कर दें, इस मुल्क के जराए का रुख अवाम की तरफ करें। डिस्करेंटल्ड एलिमेंट्स जो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स की तरफ जाते हैं उनके स्टेक्स सोसाइटी में पैदा करें। हर वजीर आके कहता है नौकरियां देना मेरा काम नहीं है, मुझसे उसने नौकरी ले रखी है, रोज मुझसे तनख्वाह लेता है, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो मुझ पर विदहोल्डिंग या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, और मुझे आके वो बताता है कि साढ़े को कोई नौकरियां नहीं। आपने कभी सोचा है कि इस वक्त मैं एक सवाल उठाता हूं, मदरसों में बड़ा अच्छा काम भी हो रहा होगा यकीनन, लेकिन क्या हमने कभी पता कराने की कोशिश की है कि वहां से फारुकुल तहसील होकर हमारे बच्चे, इस कौम के सपूत जो है, कहां नौकरियां करते हैं, किधर जाते हैं? एक आपने जो है 5 स्टार स्कूल बना दिए जिससे पैदा होने वाले कि मां बाप ख्वाब देखते हैं मेरा पुत्र सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, उसका इस जमीन से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो सीएम से हटता है तो लंदन चला जाता है, लंदन से वापस आके फिर हमारे ऊपर सवारी शुरू कर देता है। इस मुल्क के अवाम में से आपका, जिन मुल्कों से ये सारे कजिए खत्म किए गए, वहां अवाम के स्टेट्स पैदा किए गए, वेलफेयर स्टेट्स में जो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं, और यूरोप में जब ये ट्रेंड वापस आया, इवन फ्रांस में जब वापस आया, तो कैसे आया? न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट पे आया जब उन्होंने अपने अवाम को पीछे धकेला। आपको 3 प्रॉन्ग्स करना पड़ेगा ये, तो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज के क्राइम है, और आखिरी बात ये जरूर करने दीजिएगा, जब यहां महंगाई होती है ना, चाहे पीटीआई हो, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि रियासत को और हुकूमत को समाजी इंसाफ देना होगा, मीनिंगफुल बमकसद जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, क्रिएटिव ऑक्यूपेशन देनी होगी, स्किल ट्रेनिंग देनी होगी। मैं इस पे मैं समझूंगा, ब्रेक के बाद बहुत तफसील से बात करूंगा। मैं एक और इशू के ऊपर जरा थोड़ा सा फर्क हबीब साहब का फ़ायदा उठाऊं। फर्स्ट सब 2011 में जब कत्ल हुआ सलमान तासीर साहब का, तो उस वक्त की जो PMLN की लीडरशिप थी, नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन 2-4 लीडर बड़े ख़ास के, जिन्होंने पंजाब के मौलवी हजरात को इनकरेज किया सलमान तासीर को शातिम रसूल करार देने के लिए। वजह ये थी कि सलमान तासीर एक बहुत ही फायर ब्रांड किस्म के मुखालिफ थे, उनके गवर्नर पंजाब की हैसियत से पीपल्स पार्टी के लीडर थे, और वो बड़ा हमले करते थे PMLN की लीडरशिप पे। इन्होंने मज़हब को इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में उनका कत्ल हो गया, और जहाँ से ये हुआ। फिर उसके बाद 2016 फरवरी में मुमताज़ कादरी को जो फांसी दी गई, मैं समझता हूँ गैर दानिशमंदाना था, उनको जेल में ही रखना चाहिए था। उस वक्त तक एक कंसेंसस हो गया था कि उसने एक जुर्म किया है, फांसी देने से वो ज़ख्म हरा हो गया और एक नई तहरीक जो है खड़ी हो गई। लेकिन बदकिस्मती से मैंने शिक्र इसलिए किया है PMLN का कि उन्होंने इसको शुरू किया, लेकिन 2017 में आपके एक से ज़्यादा लीडर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमदर्दी का इजहार करते रहे। सुना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनके जलसे में चले गए, और लीडरान भी इसको एक्सप्लॉइट करते रहे। क्या अब आप लोग महसूस करते हैं कि आप लोगों ने भी, जहाँ बाकियों ने गलतियाँ की, आपने गलतियाँ की हैं, वक्त आ गया है कि आप पीपल्स पार्टी, जिसने कभी नहीं की है पॉलिटिक्स पिछले 15 साल में, और PMLN मिल के फैसला करें कि अब हमें इनको स्पेस
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक पूरा जो है वो एक प्रोसेस है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जिसमें सईद काजी साहब ने भी एक बात अभी इस हवाले से जो है बात की, अगर इसका पूरा फिर इसके थीसिस का आपने एनालिसिस करना है तो वो तो ज़ाहिरी बात है कि आपने देखना है कि ये सिलसिला जो है वो शुरू कहाँ से हुआ। फिर बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको कहूँगा कि आप हर शख्स के पास यहाँ पर अपनी मजहबी आज़ादी भी है, लेकिन वो एक सेट पैरामीटर के अंदर है ना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस पर्टिकुलर मामले को ही आप ले लें। इस पर्टिकुलर मामले के अंदर आप कहते हैं जी कि कार्टून जो हैं या नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है, जो तौहीन का मसला आता है, तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो अमल वो बाहर हुआ। जब फ्रांस में हुआ तो आपके वजीर आजम ने सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार किया, सबसे सख्त पोजीशन ली। ठीक, एग्री। आप ये देखें, ये बात आज करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा आसान काम है, माजी में मैंने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हमने इसके अगर सोल्यूशन में जाना है तो हमारा काम है कि हम अब जो हमारी कौम है उसको भी मखमसे से बाहर निकालें। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो फिर करेज शो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिर सिर्फ पॉलिटिकल लोगों का मसला नहीं है, यहाँ पर फिर मीडिया का भी मसला है, यहाँ पर हमारे हर तबके का मसला है, यहाँ पर हमारे मजहबी तबके का भी मामला है। सारे आए खुल के एक पोजीशन को लें। आप देखें, मुझे ये बताएं कि आपके सबके जो जब कोई भी मजहबी मामला आता है, सबके अपने अपने जुलूस भी होते हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं, पुरअमन तौर के ऊपर इनेकाद होता है, इंतज़ामिया सिक्योरिटी भी फ्राहम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए इंतजामात भी करती है, स्पेशल इक़दामात किए जाते हैं। इस हवाले से अभी हुकूमती सतह के ऊपर पूरा अशरात रहमतुल्लिल आलमीन जो है वो मनाया गया, रबीउल अव्वल का महीना है। अक़वाम मुत्तहिदा में सख्त तरीन पोजीशन ली, वज़ीर आज़म साहब ने उसको होलोकास्ट से लिंक कर दिया कि वेस्ट में होलोकास्ट पे बात नहीं हो सकती। तो ये दौरा बड़ी नाराज है ना, तो ये दौरा म्यार दुनिया खत्म करे। 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान पूरी दुनिया में बसते हैं, ये क्या बात हुई? आप उठ के इस किस्म का काम करते हैं जिससे हम सब की जज्बात मजरूह होते हैं, दिल आज़ारी होती है, हम उस पोजीशन के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान ने इसके ऊपर खुलेआम बात की है। अब ये नहीं हो सकता कि आप अपनी गाड़ी तो ना जलाएं, अपना घर तो ना जलाएं, लेकिन दूसरी की गाड़ी भी जला देते हैं, उसका कारोबार भी बंद कर देते हैं, उसका मकान भी जला देते हैं। ये बड़ा मैं समझता हूं एज ए माशरे के तौर पे भी हमें इस हवाले से जो है वो डिसाइसिव होना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी तबका है, कोई ऐसे अमल का हिस्सा बनता है, उसको हम सिंगल आउट करें। ब्रेक ले लूं, इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने फ्रांस के हवाले से बहुत ही सख्त पोजीशन ली। वो दुनिया के वाहिद लीडर थे जिन्होंने पोजीशन ली। और फ़ारूक हबीब साहब ने मेरे इस सवाल का कि 2017 में PTI के लीडरान जो हमदर्दी का इजहार करते रहे वो सही नहीं था, उसका जवाब नहीं दिया। और फिर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले मैंने फ़ारूक हबीब साहब से सवाल उठाया कि 2017 में ख़ुद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो TLP जो अब एक कालादम ऑर्गेनाइजेशन है और इस हुकूमत को तंग कर रही है, चैलेंज कर रही है, उससे हमदर्दी का इजहार करते रहे। शायद एक आध PTI का लीडर उनके जलसों में भी गया और उनके लिए स्टेटमेंट्स देते रहे हमदर्दी के। इससे पहले PMLN ने भी इसी किस्म का रवैया अख्तियार किया 2011 से, और अभी भी शायद वो इसी किस्म की कर रहे हैं। जब अब से 2 बरस पहले आसिया बीबी के केस में बहुत ज़्यादा सड़कों पे तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुई, GT रोड के ऊपर मारधाड़ हुई, तो उस वक्त ये खबर थी कि PMLN के वर्कर्स भी सड़कों पे निकले हुए थे। मेरा अब सवाल ये है, मैं मंसूर साहब की तरफ आता हूँ। मंसूर अली खान साहब, क्या हमें इन दोनों सियासी जमातों को जो PPP जो PTI है और जो PMLN है, इनसे हमें इस्तदा करनी चाहिए कि ये एक चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करें? बिकॉज पीपल्स पार्टी ने मजहबी फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया, ना PMLN के ख़िलाफ़ ना PTI के ख़िलाफ़, लेकिन PTI ने भी किया और PMLN ने भी किया। वक्त आ गया है कि ये दोनों पार्टीज़ आपस में किसी और चीज़ पे इत्तेहाद करती हैं, नहीं करती हैं, लेकिन मुल्क की खातर, सलामती की खातर, बेहतर माशरे की खातर ये एक चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करें कि ये दोबारा मजहबी जज्बात से नहीं खेलेंगे, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब हमारी जो डिबेट और डिस्कशन है ना, वो कुछ लॉन्ग टर्म मामलात की तरफ ज्यादा जा रही है कि जी हमें आगे क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म हमें किन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बट वी आर एक्चुअली मिसिंग द शॉर्ट टर्म राइट नाउ कि इस वक्त जो प्रॉब्लम आपके दरवाजे के ऊपर खड़ी है, अभी इसको किस तरह टैकल करना है। ठीक है, मतलब जिस तरह काई साहब फरमा रहे थे कि जी इन लोगों की जॉब्स के लिए कुछ होना चाहिए, एजुकेशन के लिए कुछ होना चाहिए। आई डोंट थिंक दीज आर बैड सजेशंस, ऑब्वियसली दीज आर वेरी गुड सजेशंस, बट अगेन दीज आर लॉन्ग टर्म इश्यूज। एट दिस आवर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इज कि लोग सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जी हमने इस्लामाबाद जाना है। अब एक और चैनल के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ओरिया मकबूल जान साहब ने, मैं बता देता हूं आपको, ओरिया मकबूल जान साहब ने अभी अभी एक खबर दी है कि जी जुमेरात को हुकूमत ने उनकी साद रिजवी साहब से मुलाकात करवाई है और साद रिजवी साहब के या ये TLP के 3 मुतालबात हैं। वो 3 मुतालबात हैं जी कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए,
केसेस उनके खिलाफ जो भी हैं, इनकी जमात के खिलाफ जो बने हुए हैं, उन्हें खत्म किया जाए और इनकी जमात के ऊपर से पाबंदी हटा ली जाए। अब ये तीनों अगर ये हुकूमत करती है, जो कि जाहिर बात है इस वक्त हम मुज़ाकरात के उस प्रोसेस में है, अगर ये करती है तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि उसके बाद आपकी रिट रह किधर जाएगी? क्योंकि आपकी जितनी पुलिस है, आपके जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उनके अंदर सवेर रिजेंटमेंट पाई जाती है हुकूमत के इन इकदाम के हवाले से कि जनाब हम जाके मारे खाते हैं, हमारे लोग शहीद होते हैं। हम ये भी थोड़ी देर पहले आपने खुद बताया, पता नहीं कितने 100 पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत या ये सियासतदान जो है वो पुलिस वाले जख्मी हैं, कुछ बहुत शदीद और वो सारा मामला रफा दफा, कम से कम 4 की शहादत हो चुकी। तो कौन जवाब देगा उनको जाके? इसका क्या मैं फरूख हबीब साहब या इनके वजीर दाखिला नहीं देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैंने आपको देखिए ना, कल कोई हो जाता है कि आप उनको रिहा कर देते हैं, मुकदमे वापस ले लेते हैं, पार्टी का कलदम खत्म कर देते हैं। फिर मैं देखें आपको बड़ी वाज़ेह बात आपको कर रहा हूँ कि अगर हमने 2021 अप्रैल में ही उनको बैन किया ना, उसके बाद उनकी रिव्यू की दरखास्त भी आई, उसमें भी सब बड़े कंफ्यूज थे, कभी कहते थे बैन है, कालादम है, कालादम है, उसको सुन लेना, छोड़ दें जरा, क्लैरिफाइड कर लेते हैं ना। उसको भी जो है वो आउटराइटली तौर के ऊपर उसको एंटरटेन नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अभी भी मुझे आप ये बताएं कि जो अभी इन्होंने कहा ये मुतालबात हैं, तो अगर ये अमल जो है इतना आसान है या मुमकिनात में होता तो अब तक तो मामला ख़त्म हो चुके होते। जब हम अपनी पोजीशन आपसे वादे कर चुके हैं कि आप सड़कों पे बैठे रहेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, लोगों की जानें लेंगे और साथ में आप कहेंगे कि आपकी ये चीज़ें भी मान ली जाएं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन हमेशा फेस सेविंग दी गई है। और सुन लें दूसरा जो मामला है, जब आप बात करते हैं कि हमेशा फेस सेविंग दी गई है, बहुत सारे मामलात के ऊपर, बहुत सारे मौक़ों के ऊपर आपने एक्शंस भी लिए हैं। हर बार आपने किसी को फेस सेविंग नहीं दी, लेकिन आप हर बार किसी सिचुएशन को आपने हैंडल करना है। आपको आलमी सतह पर भी चैलेंजेस का सामना है, आप मुल्क को भी चलाना है, मुल्क की मैशियत भी है, आपके साथ दुश्मन मुल्क बैठा है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन रेज होती है, वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बर्पा कर देते हैं। जिस तरह हम हक़ाइक़ को सामने लेकर आए थे, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम कराची में कोई एहतजाज हो रहा था, यही जमात को एहतजाज कर रही थी, तो उन्होंने वो पिक्चर्स शेयर करके ये पेंट किया कि पाकिस्तान में कोई खाना जंगी की सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो गई। हमेशा जब आप इस किस्म का सिचुएशन सामने आती है, उस वक्त आप कुछ रिस्ट्रेंट भी शो करते हैं, उस वक्त आप जो है वो सख्ती का मुजाहरा भी करते हैं, लेकिन आप तमाम कोई भी हतमी फ़ैसला लेने से पहले आप अपने हर ऑप्शन का जायज़ा अच्छे तौर से लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं। बड़ा आसान काम है, आप यहाँ से उठें, आप कहें कि जनाब बस मैं अब जा रहा हूँ और जाकर मैंने वहाँ से इनको हटा देना है, और जो रास्ते के अंदर आएगा उसको जो है वो हम निमट लेंगे। उसके जो नताइज हैं वो नताइज भी आपने सामने रखने हैं। उसके बाद जो हमारे सामने सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हमने कैसे डिफ्यूज़ करना है, उसके एक एक पॉइंट को देखा जाता है। लेकिन आज भी हम अपनी उस पोजीशन के ऊपर कायम हैं। अगर वो आज हम सारी बातें, इनकी जो ये बातें आ रही हैं सामने, ये मान लेते तो ये अभी तक जो है कल अगर आपने मान ली तो फिर सड़कों के ऊपर मौजूद ना होते। जो मंसूर कह रहे हैं, कल आपने ये मान ली, नहीं देखें इस तरह मुमकिन फिर वही हो जाएगा ना, फिर ग्राउंड जीरो पे इस तरह मुमकिन नहीं है ना, इस तरह मुमकिन नहीं है। और आप जब इतना आगे मामलात को ले जाते हैं तो फिर उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो गुंजाइश है वो आपके पास वो गुंजाइश नहीं रह जाती जिसकी मंसूर बात कर रहे हैं। सईद काजी साहब, गुज़िश्ता 5 बरस में हर हुकूमत ने एक फेस सेविंग दी और मकसद यही था कि अमन से ये लोग वापस चले जाएं। लेकिन फेस सेविंग का नुकसान है कि एक मायदा कर लिया गया, अजीबो गरीब सा एक एग्रीमेंट कर लिया गया। कभी कहा गया फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला नेशनल असम्बली में ले जाएंगे, कभी कहा गया निकाल देंगे, लोगों को रिहा कर दिया, मुकदमे वापस कर लिए गए और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। आप समझते हैं कि एक बार फिर अगर वही किया जाएगा, लोगों को रिहा कर दें, मुकदमे वापस ले लें, उनके लीडर को रिहा कर दें, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या अब कुछ मुख्तलिफ यहाँ पर हिकमत अमली करनी पड़ेगी? देखिए, पहली तो मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं कि जहां पर कोई भी मसला हो, आप क्या समझते हैं कि जब अपोजिशन जो है आजकल महंगाई पे जो शोर करती है तो उसके दिल पे बड़ी चोट लगती है कि गरीब आदमी मर गया है, वहां जश्न होता है, वो कीमत बढ़ गई जे, आ जाओ। इसी तरीके से जब अगर कल ये खामोशी से खत्म हो जाता है तो इधर तो सफ़े मातम बच जाएगी। लुक एट देम। हर सियासत का एक मकसद होता है। आज की आपकी सियासी पार्टियों का क्या मकसद है कि ये मुल्क पुरअमन हो,
यहाँ जो है एक रवादारी हो, यहाँ मैशतें ठीक हों। और नहीं, इमरान साहब कहते थे इनको उतार दो, अब ये कहते हैं कुछ कर लो, इनको उतारो। यहाँ पे बुरी खबर तलाश की जाती है अपोजिशन में बैठकर, उसको एक रिसीव किया जाता है एक रहमत के तौर पर, और फिर आ जाते हैं उनके प्रोपेगेंडा जो मीडिया में बैठे हैं। देखिए जे अब ये अगर हल कर लेते हैं, इट विल बी ए वेरी बैड न्यूज फॉर दी अपोजिशन। प्रॉब्लम क्या है, ये इस मुल्क के नहीं है, ये अपने असासों के मुलाजम हैं। ये यहां सिर्फ सियासत करने और लूट मार करने आते हैं, ये हमारे लिए आते हैं। ये आउटफिट्स जब बन रहे थे तो ये बीच में हैंड इन ग्लव नहीं थे। 85 में 88 में जब आ रहा था यहाँ पे ये सारा मैनेस लाया गया, इनको मुजाहिदीन कहते थे। तो यहाँ के जो सियासतदान आज इनके वालदैन, वहां कुछ के वालदैन थे वहां पे, आज उनके बच्चे बैठे हुए हैं। सईद काजी साहब, मैं इसलिए कह रहा था कि दोनों सियासी जमातों को चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करना चाहिए, बिकॉज जो गंदा खेल पीटीआई खेल रही थी 2017 में, वो उसके बाद से अब पीएमएलएन खेल रही है। मैं ये कह रहा हूं ये नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह है बाई हुक एंड बाई क्रुक। मेरा ख्याल आप मुझे बताएं आज लड़ाई क्या हो रही है? एस्टैब्लिशमेंट हमारे हक में जो है, हमारा आरटीएस जो है वो बिठाती नहीं है, तो इनका बिठा के इनको ले आती है। हमारा आरटीएस बिठाओ ना। When this kind of conflict exists within the political elite जो हम देख रहे हैं, वो हम तो बेबस मारे जाते हैं। कभी हमारे बच्चे जो है, कभी हमारी गाड़ियां टूट जाती हैं बाहर, कभी जो है वो बच्चे, कभी पुलिस वाले बेचारे मारे जाते हैं। बात यह है कि यहां कोई ये सॉल्व नहीं करना चाहता। इमरान खान एवरी प्रॉब्लम इज अ ब्लेसिंग फॉर द अपोजिशन एंड वाइस वर्सा। यहां पे ये होता है, क्योंकि हमारे आंसू पूछने कोई नहीं। अभी जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि आपके पल्ले क्या रह जाएगा अगर कल ये मसला हल हो जाता है तो, अरे भाई कुछ करो, मेरी सड़कें खाली कराओ, तुम्हारे पल्ले कुछ रहता है या नहीं रहता, मेरे पल्ले कुछ रहने दो। मंसूर साहब, क्या करूं मैं? सड़क पे जाता हूं। मंसूर साहब, मंसूर हम उसी चीज की तरफ आते हैं कि चूंकि अब जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी, ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उससे फायदा उठाना चाहते थे। उसके बाद पीएमएलएन ने 2019 में फायदा उठाना चाहा, अब भी वो उठा रहे हैं फायदा। कहीं ना कहीं से सिग्नल आता है इन ग्रुप्स को, कहीं ना कहीं से उनको एनकरेजमेंट होती है, कहीं ना कहीं से उनकी हौसला अफजाई होती है, उनको एक इखलाकी सपोर्ट मिलती है। जब तक वो इखलाकी सपोर्ट की ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी, तब तक वो यही इसी तरह से करते रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं इस पे डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बात होती है कि जी महंगाई के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है या ऑपोजिशन इन चीजों को ढूंढती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये सब कुछ करती थी, जब ऑपोजिशन में थी और पेट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से उस वक्त की हुकूमत को टारगेट करती थी, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर करती थी तो बिल्कुल ठीक करती थी। अगर वो लोगों में शऊर पैदा करने के लिए एहतजाज करती थी तो ठीक करती थी। अगर वो इंतखाबात में धांधली के हवाले से एहतजाज करती थी तो ठीक करती थी। इशू ये है, देयर आर सम रूल्स ऑफ द बिजनेस। आप इस एहतजाज के हवाले से, इस सियासत के मैदान के कुछ असूल हैं कि भाई हम करेंगे एहतजाज, बिल्कुल करेंगे। हम मजहब कार्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के हवाले से हुब्बुल वतनी का कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये रूल्स जिसकी आप पहले भी आपने बात की, ये रूल्स डिफाइंड हैं और ये फरूख हबीब साहब भी जानते हैं। फरूख हबीब साहब इज अ यंग पॉलिटिशियन। मैं इनके करियर को मैं फॉलो करता आया हूं। आई हैव सीन हिम नॉट डूइंग एनी ऑफ सच थिंग्स। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं इनकी। ही इज नॉट बीन पार्ट ऑफ दैट। लेकिन इसी तरह अगर आप इनके दोनों पार्टीज के रैंक्स में कैप्टन सफदर साहब को उठा लें, आप कैप्टन सफदर साहब ने क्या मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया? शेख रशीद साहब ने क्या मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया? इब्रारुल हक साहब ने क्या मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया? मियां जावेद लतीफ साहब का भी थोड़ी देर पहले आपने नाम लिया। ये लोग सब करते हैं एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू स्टॉप। बाकी आप बेशक एहतजाज करें, क्यों ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं इस बारे में मैं एग्री नहीं करता कि देखें जी ऑपोजिशन जो है वो बैठ के इश्यूज को रेज कर लेती है, ऑपोजिशन जो है उसको कैशन करने की कोशिश करती है। ऑपोजिशन करेगी और पूरी दुनिया में करती है। ठीक है, नहीं वो बात सही है। हो वेस्टमिनिस्टर हो, आप अमेरिका चले जाए, कहीं भी चले जाए, डू दैट। लेकिन मजहब कार्ड को डॉक्टर साहब मुझे जरा मौका, इसके लिए मैंने कहा था कि इन दोनों बड़ी सियासी जमातों को जिनकी हिस्ट्री है, जी इनकी हिस्ट्री है, तो एक चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी COR अगर ये साइन कर दें, फॉर क्यों नहीं आप लोग दावत देते पीएमएलएन को कि आप हमारे साथ आए और हम दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम पंजाब की सियासत में ये मजहब का कार्ड अब इस्तेमाल नहीं करें। देखें, तौबा हो गई। देखें बुनियादी तौर आप दावत देना उनको। देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फैक्टर भी है। हमें जो है, जो अभी कुछ इतलात आ रही हैं, मैं पीएमएलएन तो नहीं कहूँगा, लेकिन पीएमएलएन के अंदर मौजूद जो अनासर हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका नाम भी सामने आ जाएगा, ठीक है, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं
वो इसके अंदर जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं फिर ये बात आपको कह रहा हूँ कि PMLN एज ए होल शायद उनकी ये पॉलिसी ना हो, लेकिन उसके अंदर मौजूद को अनासर हैं जो उसके अंदर अपना जो किरदार है ठीक करने का तरीका है कि आप टॉप PMLN की लीडरशिप को इनवाइट करें, देखें उनको एंगेज करें, ओपन स्टेटमेंट दें कल प्राइम मिनिस्टर। देखें इस हवाले से आपने ये जो तजवीज़ दी है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, इसके ऊपर हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये टाइम जो है, ये जो वक्त है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये कोई एक हुकूमत के सामने आई सिचुएशन नहीं है, ये अब एक मुसलसल एक काम ही शुरू हो गया है और ख़ास जानिब से जो है वो एक बैंड आउटफिट की तरफ से ये बार बार इस चीज़ को 5वां साल रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब इसके ऊपर तो जो है वो सबको कलेक्टिवली एक डिसीजन के ऊपर जो है वो पहुँच जाना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर जो है वो शो करने की ज़रूरत है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो अब उसके असरात आपके सामने आ रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि सबको एक मेच्योरिटी का सबूत देने की जो है वो ज़रूरत है। यहाँ तक मैं आपके साथ इस हवाले से एग्रीड हूँ। जहाँ तक रह गई बात इनको अब डील किस तरीके से करना है, कैसे आगे लेके चलना है, क्या मामलात हैं, किस तरह आगे बढ़ाना है, इस हवाले से भी आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म साहब ने जब, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि ये एक सेंसिटिव चीज़ है, जिस मामले को वो उठाते हैं, जिस स्लोगन की आड़ में ये सब चीज़ें वो तोड़ फोड़ करते हैं, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी नहीं है, उनकी ये सुन्नत भी नहीं है, ना ये उनकी उसवा हुस्ना है ये उनकी। सही। तो ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? यहाँ पर हमारा, मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो मजहबी तबका है उनकी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी भी बनती है कि यहाँ पर लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ये तमाम मजहबी और सियासी जमातों की और मजहबी जमातों की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ ज़रूरत एक चीज़ की है कि चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पाकिस्तान की मेन जमातों के दरमियान, बिकॉज जब भी लोग सड़कों पर निकलते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से हमदर्दी की बू आती है। वो हमदर्दी अगर ख़त्म हो जाए तो लोगों के पास वो इखलाकी जवाज़ ख़त्म हो जाएगा सड़कों में मुजाहरे करने का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, मिनिस्टर स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के। मेरे साथ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब सईद काजी साहब और मंसूर अली खान साहब हैं। सईद काजी साहब की तरफ आता हूँ। सईद काजी साहब, जैसे कि आप सुन चुके हैं कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर रखा है, जिसमें तमाम सिक्योरिटी के सिविल मिलिट्री चीफ्स वहाँ पे होंगे। आप क्या तवक्को करते हैं कि क्या हिकमत अमली निकल पाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ नहीं, पहले जरा सईद काजी साहब दोनों बातों का आपके ज़हन में क्या चीज़ आ रही है? जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ एक फिक्रा कहूंगा जो प्रीवियस डिस्कशन थी। मैंने ये नहीं कहा कि हम किसी को राइट डिनाई करते हैं कि वो अपोजिशन में कोई बात ना करे। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि जब ये कहते हैं तो हम इसलिए नहीं मानते कि चीनी के महंगे होने के बेनिफिशियरी वही लोग होते हैं जो टीवी पे बैठ के चीनी की महंगाई की बात करते हैं। इन सियासतदानों की मिले निकलवाएं जरा, इन्हें कहें इकट्ठे होकर कीमत कम कर दें। क्या इनका महंगाई मसला है? मैं सिर्फ ये नहीं, आई एम डाउटिंग एंड थ्रोइंग डाउट्स अपॉन देयर क्लेम्स ऑफ बीइंग सिंसियर व्हेन दे टॉक अबाउट महंगाई, क्योंकि महंगाई इनका मसला नहीं है। तो 34-34 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है एक ऐसे मुल्क पर हुक्मरानी करके जो टके टके के लिए गली गली में कासा लेके फिरता है। मुझे समझ नहीं आती कि एक रूलिंग एलीट है, उसकी दौलत का समझ नहीं, हुक्मरान है हमारी और इसी रियासत में है, उसकी मैशत जो है आसमान पे है, हमारी मैशत जमीन पे है। तो जब महंगाई की बात करते हैं तो मुझे डाउट होता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे इस्तेमाल करके फिर लूट मार का धंधे में शामिल होना चाहते हैं। मेरा इतना राय था। बाकी जो मर्जी सियासत में बोले, हम कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनका। अब रह गया ये, मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान क्या है आपको कि मेरा अमन अमान बहाल किया जाए, ये मैं कोई ज्यादा तवक्को नहीं रखता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जब एक वजीर कहता है कि हम जनाब जो है चढ़ाई कर देंगे, एक वजीर कहता है, ये दोनों चीजें ठीक है। जब आप किसी मसले में उलझे हों और कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हों तो आप बात भी करते हैं, स्टिक कैरेट एंड स्टिक दोनों चलते हैं। लेकिन कैपेबिलिटी पे मुझे बहुत ज्यादा इनकी जो है, एक तो सिचुएशन, रियासत का एक गला सड़ा स्ट्रक्चर जो इन्होंने लिया था, जो इनहेरिट किया था, आप देखें ना यहाँ क्या मैं ये नहीं कहता कि सारी, जाहिर है इनकी भी नाअहली यहाँ पे मौजूद है, मगर यहाँ नहीं जराइम पेशा लोग पुलिस में आप इंडक्ट करते रहे। कहां पुलिस? क्या आपने एंटी टेररिस्ट जो है वो एलीट फोर्स क्या बनाई आपने, जो एक सीएम ऊपर से बैठ के बांटता रहता था इंस्पेक्टर की सीटें? तो आपका सारा जो सिक्योरिटी ऑपरेटस है, ये जिस तरीके से आपने बनाया है और पॉलिटिकली चंद खानदानों के मफाद के लिए उसको खड़ा किया हुआ है, एक तो वो आपका मसला है।
उसके बाद जितने पॉलिटिकल बंदे आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उनका जो हुकूमत में भी हैं, उनका मसला यहाँ अमन अमान करना है या अपने असासे बचाएंगे वो। तो एक तो इनकी कैपेबिलिटी पे मुझे है, मगर क्या ये इस मुल्क में कोई ये जिस तरह आप कह रहे हैं चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करेंगे? आई डाउट नेवर, क्योंकि इनकी गुफ्तगू सुने, इनकी अगर हम गुफ्तगू देखें तो हमें ये नहीं लगता जब तक ये सियासत पावर में आने के लिए होती रहेगी यहां पे कोई मसला हल नहीं होगा, और हुकूमत का हर मसला जो अपोजिशन जो है उसके लिए ब्लेसिंग होगी और उस पर वो एक हिपोक्रिटिकली आंसू बहाए जाएंगे और उसको इस्तेमाल किया जाएगा टू आउस्ट हिम एंड टू गेट। मंसूर अली खान साहब, आपकी क्या तवक्को है? इसलिए आई एम नॉट वेरी। मंसूर अली खान साहब, आपकी क्या तवक्को है, आपकी क्या डिमांड है कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी, आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को क्या फैसले करने चाहिए? मेरी तवक्कुआत ये है कि वजीर आजम को जो है वो एक सख्त स्टांस इसके ऊपर लेना चाहिए, और मैं जानता हूं कि अगर लेना चाहें तो वो ले भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स देखी हैं 6 अक्टूबर से लेके परसों तक, तो उससे नजर आता है कि अगर वो किसी चीज के ऊपर खड़े हो जाए तो वो अपना स्टांस ले सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आज पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम है ये अपने घरों में बैठ के अपने आप को महसूस करें, इनको लगे कि रियासत वाकई इनके माँ की जैसी है और रियासत जो है वो एक माँ के तौर पे अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहती है। वो इस बात को नहीं छोड़ेगी कि अगर उनका कोई माली नुकसान हुआ है या कोई जानी नुकसान हुआ है, खास तौर पे वो 4 पुलिस के जो शहीद एहलकार हैं, और मैं चाहूंगा कि उनको हर किस्म की उनको फैसिलिटी, उनकी फैमिलीज को उनको स्टेट ऑनर देना चाहिए जिस तरह उनका हक बनता है, क्योंकि उन्होंने हमारी हिफाजत करते करते अपनी जान की शहादतें दी हैं यहां पे। उनको खुदा के लिए बेयार और मददगार ना छोड़ दिया जाए। वजीर आजम अगर किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट करते हैं, उन पुलिस एहलकारों के नाम लेने चाहिए और आज के बाद उनको ये बताना चाहिए, उनको एक मैसेज देना चाहिए कि रिट ऑफ द स्टेट हर सूरत कायम होगी। और मैं ख्वाहिश है, मेरी उम्मीद है और दुआ भी है कि वजीर आजम इमरान खान ऐसे कोई कदम उठाएं। फारूक हबीब साहब, हम कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म क्या इक़दाम उठाएंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो कल जो कौमी सलामती का इजलास बुलाया है, इसी मामले की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बुलाया है, और उसमें तमाम जो आपको पता है कि जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके सरबराहान हैं, आर्म फोर्सेस के सरबराहान हैं, इंटेलिजेंस फोर्सेस के जो इदारे हैं उनके सरबराहान हैं, वो उसका हिस्सा हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी एक डिटेल्ड जब चीज़ों में देखा जाता है, उनकी रिपोर्ट सामने आती है, और इमीडिएट स्टेप्स होंगे, फौरी इक़दाम का मसला होगा या एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी? देखिए, मैं अगर आज आपको कैसे डील करना है, मैं अगर आपको आज एक सूरत हाल सामने अपना रखूं, आप मुझे देखें कि ये ऐसा मामला नहीं है कि फौरी सूरत हाल को, एक तो फौरी सूरत हाल तो है, मतलब जिस तरह एक चीज़ परवान चढ़ती रही है, एक तो इस वक्त का क्राइसिस है, वो तो एक परवान तो चढ़ती रही है, लेकिन अगर आप लास्ट टाइम देखें तो जब ये मामला हुआ था तो पूरे मुल्क की सड़कों को बंद कर दिया गया था, हर शहर में जो है वो मुजाहरे हो रहे थे, लेकिन अब की बार जो है वो सूरत हाल नहीं है। ठीक है, उस हवाले से क्यों नहीं है? उस हवाले से जो मैं समझता हूँ कि रियासत ने काम किया है, उस हवाले से भी इक़दामात लिए थे, यही वजह थी जिसकी बायस जो है वो आपको वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अब जो एक ख़ास पैटर्न जो ईद मिलाद नबी के जुलूस के मामले में वहाँ जमा हो गए, वहाँ उन्होंने धरना दे दिया और धरने के बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च को अनाउंस कर दिया, अब उसको हमने डील करना है, और उसको हम डील करने के लिए तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। और इसमें जिस तरह सईद काजी साहब ने बात की, हमारा कामला है रास्तों को क्लियर कराना और अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको बहाल करना। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कल जो है वो मरबूत फैसला साजी जो है वो होगी और वो तमाम लोगों के साथ जो है वो शेयर भी की जाएगी। अच्छा मंसूर अली खान, मैंने जब पहले ये सवाल आपसे उठाया था प्रोग्राम के पिछले हिस्से में, तो आपने कहा कि इस वक्त तो जो फौरी मसला है, जो इमीडिएट क्राइसिस है, उसका हल ढूंढने की बात है, आप लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 5 बरस पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हर दफ़ा जो फौरी हल निकाला गया, मुआहदा कर लिया, लोगों को रिहा कर दिया, मुकदमे वापस ले लिए, उनसे वादे कर लिए, फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला नेशनल असम्बली में ले जाएंगे, निकाल देंगे वगैरह वगैरह, उससे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकल सका। अब एक बार फिर आप क्या समझते हैं कि फौरी मसले का हल करना होगा, जैसा आपने कहा कि 3 कंडीशन उनकी सामने आई हैं और ये मकबूल जान बता रहे हैं, या आप समझते हैं कि इसी वक्त कल के दिन में हमें एक मुस्तकबिल की भी हिकमत अमली लानी है ताकि इस मसले का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारे सामने आ सके?
मैं डॉक्टर साहब, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह हमने पहले मिसाल के तौर पे अगर एक प्रॉब्लम है, इससे पहले जिस किस्म के फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए, चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किए या इस हुकूमत ने किए, वो काम नहीं किए ना। आपने हर मुमकिन कोशिश की। आई डोंट नो आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे या नहीं, ये पिछले दौरे हुकूमत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमें एक बड़े सीनियर ओहदेदार ने हमें ये बताया था कि असल मकसद हमारा इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना है, इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आना है। तब भी एतराजात हुए थे, तब भी सवालात किए गए थे कि क्या ये जी, मैं था उसमें। कोई सही अकलमंदी दानिशमंदी का काम है। आपको याद होगा, मेरे ख्याल में थे आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो क्या उसके बाद हमने जो कुछ भी देखा बिल्कुल मुझे याद अब तक, यानी कि इनके मुकदमे खत्म कर दिए गए, जो गिरफ्तार थे उनको छोड़ दिया गया, इट डिड नॉट रीप दैट रिजल्ट, नहीं आया ना, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो क्या मैं अभी भी कहता हूं, आई डोंट केयर उन्होंने कौन से मुतालबात किए, ये 3 कर दिए, तो अब हम सोचें अच्छा यार इन तीनों में से हम कौन से अमल दरामद इस पे होगा। द पॉइंट इज हुकूमत को अपना पांव रखना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज नॉट हैपनिंग। हमें कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, आपने लोगों का माली नुकसान किया है, ये नहीं हो सकता। हम तो ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मूले आपने पहले इस्तेमाल किए, खुदारा अब उस तरफ मत जाइएगा, वो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है। पहले भी फेल हो चुके हैं, दोबारा फेल हो जाएंगे। सईद काजी साहब, अब तक जितनी भी तदबीर इख्तियार की गई, जो हिकमत अमली इख्तियार की गई, माफ़ी दी गई, मुकदमे वापस लिए गए, लोगों को रिहा कर दिया गया, उनसे वादे कर लिए गए, एग्रीमेंट कर लिए गए, वो सब चीज़ें फेल हो गई हैं, मसला बढ़ता चला जा रहा है। अब आप क्या रिकमेंड करेंगे, आप क्या समझते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, करने की तो बात जो मंसूर अली खान ने कही है वही है। रियासतें यही करती हैं जो जिनमें ताकत हो और जो अपनी रिट को कायम करें। और बिल्कुल ये बात भी ठीक है, जो पुलिस वाले हमारे भाई शहीद हुए हैं, मैं तो शहीद ही उनको कहूंगा क्योंकि इस मुल्क की वर्दी पहनी हुई है उन्होंने, उनका जो है वो उनका इंसाफ होना चाहिए और जो भी शराइत हो। मगर सवाल ये है कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि अब कोई एंटीबायोटिक ही दे, फौरी तौर पर तो एंटीबायोटिक ही काम करता है, लॉन्ग टर्म इलाज भी हमें चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इलाज ही हमें चाहिए। लेकिन लेट्स सी वो कल क्या करते हैं। ये बात भी मैं इतफाक करता हूं कि खान साहब हालात जैसे भी हों, जिस चीज पर खड़े हो जाएं उसमें वो खड़े हो जाते हैं। ये बात भी खान साहब ने ठीक कही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई जो है बेटर सेंस प्रीवेल करेगी। मगर मैं ये समझता हूं कि जो इसमें सबसे बड़ी तकलीफदेह बात है कि जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है, जो डिवाइड है अपोजिशन में, और वो सारी एक पेज पे नहीं है। I doubt के रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर आउट ऑफ पावर दे थिंक दिस शुड बी रिजॉल्व्ड एमिकेबली और या अमन व अमान हो। उसकी वजह यह है कि हम पता नहीं कहां आगे चले गए हैं, ऐसी जगहों पे कि जहां से शायद अब वापसी भी इस एलीट के लिए मुमकिन नहीं है। बहरहाल इमरान खान को एक अच्छा और सख्त फैसला करना चाहिए इंसाफ के हवाले से, और जो उनके जायज मुतालबात हैं वो भी पूरे कर दें। बस एक आध मिनट मेरे पास है, मैं जरा इसको मिनिस्टर साहब के साथ, फरूख साहब ये बड़ा अच्छा, बिल्कुल ही 30 सेकंड है मेरे पास, अब क्विकली योर लास्ट वर्ड। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको ज़ाहिरी बात है, इस मामले का हम चाहते हैं मुस्तकिल सलूशन हो। फिर मैं आपको कहूँगा जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, ये रियासत को चैम्पियन करने दें। रियासत और आपके वज़ीर आज़म इस मुकदमे को भरपूर अंदाज से जो है वो पेश कर रहे हैं। आप अपनी अकीदत का इजहार करें, लेकिन अकीदत का इजहार इस अंदाज से नहीं हो सकता कि हम लोगों की जानें ले लें, लोगों के घरों में मातम पे। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा ख़त्म हो गया। इतना वक्त नहीं है कि मैं इसे सम अप करूँ, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।